नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर अराउंड अस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का विषय रहेगा चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जिनका अलग अलग शेप होता है, साइज होता है। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वो किस मटेरियल के बने होते हैं, उनका शेप, साइज, टेक्सचर क्यों डिफरेंट होता है, किस तरह की वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा कंसेप्ट ऑफ मैटर को समझना। मैटर यानी कि पदार्थ क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैटर को समझना, मैटर की परिभाषा को समझना, और उसके बाद प्रॉपर्टी समझेंगे कि उसके अंदर क्या भौतिक या फिर रासायनिक गुण होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि इंट्रोडक्शन, कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे अगर आप अभी रूम में बैठे हुए हैं तो आपको अपने रूम में क्या क्या दिखाई दे रहा होगा? बेड है, या फिर पीने के लिए पानी रखा हुआ है, टेबल है, चेयर है, पेन है। सबका अपना अपना शेप है, अपना साइज है। कोई भारी है, कोई हल्का है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। कोई तरल रूप में है, कोई सॉलिड रूप में है, कोई गैस की फॉर्म में है। तो हर किसी चीज का अलग ही शेप है, साइज है और टेक्सचर है। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं जिनके डिफरेंट शेप्स हैं, साइजेस हैं और टेक्सचर है। टेक्सचर का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज को फील करते हैं, टच करके देखते हैं, तो आपको उसका टेक्सचर किस तरह का फील होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम देखते हैं अपने आसपास वो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे हम अपना जो खाना खाते हैं, पानी ड्रिंक करते हैं, एयर जो ब्रीद इन करते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं, टेबल एंड चेयर जो हम स्टडी के लिए यूज करते हैं, बेड स्लीपिंग के लिए यूज करते हैं। ये तो हो गई नॉन लिविंग थिंग्स जो हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन हम अपने आसपास क्या देखते हैं? अलग ह्यूमन बींग्स भी देखते हैं, मतलब कि अपने जैसे लोग भी देखते हैं, प्लांट्स, ट्रीज भी देखते हैं अपने आसपास। ये सारी की सारी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। जैसे फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स, टेबल, चेयर, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। अभी आप अपनी कॉपी खोलेंगे और एग्जाम्पल्स लिखेंगे जो आप सोच सकते हैं कि मैटर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी आप सोच सकते हैं जो मैटर नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा? उसकी परिभाषा को जानना पड़ेगा। अगर हम परिभाषा को जान जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज मैटर है और कौन सी चीज मैटर नहीं है। तो आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैटर के। ये आपकी तरह एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसे हमने पर्सन कहा है। उसने ग्लासेस वियर किए हुए हैं, उसके लैपटॉप पर बटरफ्लाई बटरफ्लाई है, कंप्यूटर है, कॉफी का मग रखा हुआ है, डेस्क यानी कि टेबल है, चेयर है, कैट है, सन है, क्लाउड है और प्लांट है। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? कहीं ना कहीं एक जगह को घेर रही हैं रूम में। जो रूम के बाहर है वो रूम के बाहर एक जगह घेर रही है। तो हर चीज का अपना क्या है? एक स्पेस है, स्पेस ले रही है, वो जगह घेर रही है, और सबके अंदर एक मास है। तो हम मैटर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। यानी कि पदार्थ एक ऐसी वस्तु है, पदार्थ एक ऐसी चीज है जिसका भार है और जो कोई जगह को घेरती है। उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ यानी कि मैटर कहेंगे। तो अब आप मुझे अपने आसपास देख के चीजें बताइए कि क्या वो पदार्थ है या फिर नहीं है। अगर मैं कहूँ टेबल लैंप, तो क्या वो पदार्थ होगा? यस। अगर हम बात करें ग्लास की जिसमें आप पानी पीते हैं, वो पदार्थ होगा या फिर नहीं होगा? होगा। अगर हम इसी तरह से एक और एग्जांपल लें कि जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हमें वो चीज लेनी है। तो क्या वो फीलिंग जो है वो हमारी पदार्थ है या फिर नहीं है? सोचिए। वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी फीलिंग्स हैं वो कोई भी यूनिवर्स में कोई जगह नहीं घेर रही, और ना ही उसके अंदर कोई भार है। तो जो जितने भी हमारे फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं, जैसे रोने का मन करना, गुस्सा आना, प्यार आना, ये सारे के सारे इमोशंस जो है वो हमारे मैटर की परिभाषा में नहीं आते। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोलेंगे तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपनी नोटबुक में उतारेंगे। तो आइए एक बार और परिभाषा को समझते हैं।
डेफिनेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की परिभाषा। तो मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी वस्तु है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है। यूनिवर्स में कोई भी चीज जो मटेरियल की बनी है उसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर का नाम दिया है। तो क्या हो गया हमारे पास? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. आइए और समझते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण। अब क्या हुआ, जब हमने मैटर को समझना शुरू किया तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि मैटर इतने प्रकार का हो सकता है, मैटर की ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग परिभाषाएं दी, अलग अलग उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स भी कहीं पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी क्या कहा? मैटर को हम 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी कि वायु, अग्नि, जल, आकाश और भूमि। अगर हम इन 5 तत्वों को देखें तो हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इन 5 तत्वों में हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो क्लासिफाई हम कर सकते हैं, पूरे यूनिवर्स को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैटर का ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा था। जैसे इसमें बताया गया कि वायु यानी कि हवा, अग्नि यानी कि आग, जल यानी कि पानी, आकाश स्काई और भूमि जो हो गई हमारी धरती। फिर जैसे जैसे और साइंटिस्ट आते गए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देना स्टार्ट किया। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 बेसिस पर उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर जब उन्होंने क्लासिफाई किया तो मैटर को हमने 3 रूप में क्लासिफाई किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली है क्या? जो हम इजीली देख सकते हैं। जैसे किसी की भी अगर मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज बताना है तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं अपने नेकेड आईज से इजीली देख पा रही हूँ। जैसे अभी इन्होंने फिजिकली जब मैटर को क्लासिफाई किया तो इन्होंने 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस यानी कि जो हमारी हवा के अंदर जो गैस उपस्थित है। तो अगर हमें इनको समझना है तो हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं वो है पानी का। पानी को हम तरल पदार्थ में देखते हैं। जब भी हम अपना नल खोलते हैं, टैप ओपन करते हैं तो हमें पानी आता है। वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है या फिर द्रव स्टेट में होता है। अगर उस पानी को मैं फ्रीजर के अंदर रख दूं तो वो क्या होगा? बर्फ जम जाएगी उसकी। बर्फ जमने के बाद वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से जब पानी को उबाला जाता है तो वह भाप बनकर उठता है। तो वो भाप जो है वो किसका रूप है? गैस का रूप है। तो ये हमारी 3 क्लासिफिकेशन हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, मतलब कि जिस भौतिक रूप जिसे हम देख सकते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन जो थी वो हमारी इस प्रकार थी। बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, मिक्सचर्स यानी कि निलंबन। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनके अंदर कोई मिलावट नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि शुद्ध पदार्थ क्या है, जैसे अगर मैंने कहा सोना शुद्ध पदार्थ है, अगर मैंने सोने के अंदर थोड़ी सी चांदी मिला दी तो वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। या फिर चांदी के अंदर मैंने थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिला दिया तो वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है? जो एक ही प्रकार के तत्व का बना हुआ है। तो प्योर सब्सटेंसेस जो शुद्ध पदार्थ है वो हमारे 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट यानी या फिर कंपाउंड। और जो हमारे निलंबन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इन सब के बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझते हैं। पदार्थ का भौतिक रूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, क्या प्रॉपर्टीज वो शो करता है। तो हमारे पास बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो बहुत छोटे
होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो पदार्थ के अंदर कण होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि रिक्त स्थान उपस्थित होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो कण है पदार्थ के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए इन प्रॉपर्टीज को एक एक कर एक्टिविटीज के द्वारा समझते हैं। तो आइए सबसे पहले एक्टिविटी आती है हमारे पास, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है, यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, आप घर में अपने कोई भी ग्लास है वो ले सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मार्क लगाएंगे, उसके अंदर वाटर फिल करेंगे। उस वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, सोल्ट या फिर शुगर यानी कि नमक या फिर चीनी को घोलेंगे और हम वाटर के लेवल को चेंज करके देखेंगे कि क्या वाटर का लेवल चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आइए एक्टिविटी करते हैं। देखिए, अब हमने एक बीकर लिया है। इस बीकर में आप इजीली एक मार्क देख सकते हैं, ब्लैक कलर का मार्क है। इस बीकर को मैं इस मार्क तक फिल करूंगी। इस मार्क तक कंप्लीटली मैंने फिल कर लिया इसे। अब इसके अंदर मेरे पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट है मेरे पास। इस सॉल्ट को मैंने इसके अंदर डाला। अब मैं क्या करूंगी, इसे मिक्स करूंगी। देखिए सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली मिक्स हो रहा है। अब देखिए सोल्ट जो है इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो चुका है। आपको सोल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे इसमें। और आप एक चीज और देखिए कि इसके अंदर जो वाटर का लेवल है वो चेंज नहीं हुआ है, वाटर का लेवल उतना ही है। तो सोल्ट गया कहाँ, अगर सोल्ट इसके अंदर गया है तो वाटर का लेवल इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी चीज अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई भी चीज पूरी कॉन्टिन्यूअस है मतलब कि वो पूरी की पूरी बनी हुई है, अगर उसके अंदर मैं कोई चीज रख रही हूँ तो उसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सॉल्ट का वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो इनके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा मैटर है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस होता तो सोल्ट डालने पर वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाना चाहिए था, और सोल्ट जो है वो इसके अंदर मिक्स भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन सोल्ट जो है वो मिक्स हो गया और वाटर का लेवल जो है वो भी इंक्रीज नहीं किया। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो वाटर है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है, कणों का बना हुआ है। तो इसी तरह से हम हर पदार्थ के लिए कह सकते हैं कि वो किसके बने हुए हैं, कणों के बने हुए हैं। इसका एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हो कि जैसे सपोज करो आप क्लास में जाते हो और आप अपनी क्लास में जिस बेंच पर बैठे हो तो आप देखते हो कि उस बेंच पर आज तीन तीन बच्चे लगातार कॉन्टिन्यूसली बैठे हुए हैं। तो क्या आप उस बेंच पर बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपको खाली स्पेस मिलेगा तभी तो आप बैठ पाएंगे। इसी तरह से सोल्ट को अगर वाटर के अंदर मिक्स करना है तो उसको स्पेस तो चाहिए, उसको जगह चाहिए ना बैठने के लिए। उसे जगह तब मिलेगी जब वो मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होगा। अगर मैटर पार्टिकल्स का नहीं बना हुआ होगा तो उसके पास स्पेस नहीं होगा, अगर स्पेस नहीं होगा तो वो बैठ नहीं पाएगा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो पदार्थ है वो किसका बना होता है, कणों का बना होता है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो आइए नेक्स्ट एक्टिविटी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो सोल्ट था वो हमारा कहाँ चला गया, सोल्ट जो है वो हमारा कहाँ चला गया, वो वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो गया, और जो हमारा वाटर का लेवल था वो भी चेंज नहीं किया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मैटर जो है वो हमारा किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। और जो सोल्ट या फिर शुगर था जो भी आपने मिक्स किया वो सारा का सारा इवनली स्प्रेड कर गया। इससे इवनली स्प्रेड करने से हमें एक चीज और पता चलती है कि
इवनली स्प्रेड का मतलब क्या है कि अगर मैंने इस वाटर के अंदर इस सॉल्ट को मिक्स किया है, तो अगर मैं इसका 1 स्पून लूंगी वो भी मुझे उतना ही सॉल्टी लगेगा, उतना ही नमकीन लगेगा जितना उसका मुझे सेकंड स्पून लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने पहला स्पून लिया तो मुझे ज्यादा सॉल्टी लग रहा है, अगर दूसरा स्पून लिया तो वो कम सॉल्टी लग रहा है। तो वो सॉल्टीनेस जो है वो इवन है। इसका मतलब क्या है, सॉल्ट या फिर शुगर जो है वो इवनली हर पार्टिकल, हर जगह पर उसने स्प्रेड किया है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। द मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पदार्थ के ये कण होते हैं यह बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए देखिए हमें क्या लेना है, डिसॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। हम क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाएंगे। सिंस अभी हम घर पर हैं, जब हम लैब में जाएंगे तो हम पोटेशियम परमैंगनेट से भी इस एक्सपेरिमेंट को जरूर करेंगे, लेकिन अभी हम घर पर हैं तो हम इसे और इजी कर सकते हैं। हमारे घरों में इंक है या फिर कपड़े धोने का जो नील होता है, कोई भी कलर्ड मटेरियल जो जिसे आप कलर कर सकते हो, जैसे डाई करने के लिए जो कलर होता है, फूड कलर होता है, कोई भी चीज आप ले सकते हो इसके लिए। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिया है, रेड इंक को लिया है। तो आइए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, एक बीकर के अंदर मैंने क्या लिया है, रेड इंक को लिया है। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, धीरे 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 वाटर को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे और अब देखेंगे कि इसके कलर के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। तो आइए देखिए, सपोज करो मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालती हूँ। अगर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाला तो इसका कलर क्या है, डार्क रेड कलर का है, गहरा लाल है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर और वाटर डालती रहूंगी, धीरे धीरे इसका कलर जो है वो क्या होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। और पानी डालती हूँ मैं इसके अंदर। अब देखिए इसका कलर और लाइट हो गया, और जैसे जैसे हम इसको इसके अंदर पानी और डालते जाएंगे इसका कलर जो है वो और लाइट होता चला जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक, इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक ली थी, वो इतने सारे वाटर को कलर करने के लिए यूज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे हैं, जो बहुत सारे अमाउंट को भी कलर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अभी और कलर और पानी डालूंगी, वो भी कलरफुल हो जाएगा, वो भी रेड कलर का हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में चलती रहेगी। पानी जो है वो और कलरफुल होता चला जाएगा, जो कलर है वो लाइट हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल्स जो है, जो उसका मतलब कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो इंक के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कलर करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो कलर कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों का बना हुआ है। तो आइए इस एक्टिविटी को एक बार समझते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ है, हमने रेड इंक को लिया। इस एक्टिविटी में हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने एक 100 ml के बीकर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर इंक को मिक्स किया, फिर उसमें से आपने बहुत थोड़ा सा अमाउंट ले लिया, उस अमाउंट को फिर पूरे ग्लास पानी में मिला दिया। फिर आप देखेंगे थोड़ा सा कलर लाइट हो गया, फिर उसमें से फिर छोटा सा लिया, फिर उसे पानी में मिला दिया, साफ पानी में मिला दिया, फिर उसका कलर और लाइट हो जाएगा, फिर उसके अंदर से आपने थोड़ा सा और सॉल्यूशन लिया, फिर उसको मिला दिया। इसको अगर हम समझे एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर सपोज करो कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर इंक है, सपोज करो उसके अंदर कितने कण हैं, 1000 कण हैं, ठीक है। जब मैंने उसे पहले बीकर में मिक्स किया, पहले बीकर के अंदर पानी के अंदर डाला तो उसके अंदर 1000 कण थे। फिर मैंने क्या करा, उसके अंदर से 10 ml लिया। अब उसके पास कितने बच गए, 1000 में से 100 कण बच गए, 900 कण मैंने नीचे छोड़ दिए। उन 100 कण को मैंने फिर से किसमें मिला दिया, 100 ml वाटर में मिला दिया। अब उस 100 कण में से मैंने फिर से 10 ml ले लिया। तो अब मेरे पास कितने कण आए, 100 का 10, 100 का 10 रह गए। पहले 1000 के 100 रह गए थे, अब 100 के कितने रह गए, 10। उन 10 को मैंने फिर 100 ml में मिला दिया। अब मेरे पास कितना कण रह गया, एक कण रह गया। वो एक कण जो है वो भी मेरा किस वाटर को कलर करने के लिए सफिशिएंट है। इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, जो पदार्थ के कण हैं, वो बहुत छोटे हैं और वो
कुछ क्रिस्टल्स भी बहुत सारे पानी को कलर करने के यूज में आ सकते हैं। तो दिस शो दैट a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. क्लियर है? आइए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। इन एक्टिविटीज को आप जरूर घर पर रिपीट करें ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। ये वाली एक्टिविटी जो हमारे पास है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी करी थी, ये उसी से रिलेटेड है। आइए उस एक्टिविटी को फिर से थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। देखिए, हमने इस एक्टिविटी में देखा था कि जब हमने पानी के अंदर सॉल्ट को मिलाया था तो पानी जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली मिक्स हो गया था। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यही कहा था हमने, जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो अगर सॉल्ट स्पेस ले रहा है वाटर के पार्टिकल्स के अंदर तो जरूर से कुछ स्पेस भी होगा, तभी वो ले रहा है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था अभी, क्लास में अगर एक बेंच के ऊपर 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और अगर मैं आपको कहूं कि आप प्लीज वहां जाके बैठ जाइए, तो आप नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वहां पे स्पेस ही नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और अगर मैं आपको जाने के लिए कहूँ और बैठने के लिए कहूँ तो आप इजीली बैठ जाएंगे क्योंकि वहां पे स्पेस है। इसी तरह से अगर मैं वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर रही हूँ या फिर शुगर मिक्स कर रही हूँ या फिर इंक मिक्स कर रही हूँ, कुछ भी मिक्स कर रही हूँ, अगर स्पेस होगा तभी वो मिक्स करेगा, अगर स्पेस नहीं होगा तो वो मिक्स नहीं करेगा। और सपोज करो मिक्स कर भी जाता है तो उसका लेवल इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन हमारे केस में लेवल भी इंक्रीज नहीं किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में हमारे पास स्पेस भी है। क्लियर है सभी को? बहुत इजी एक्टिविटीज हैं। सभी एक्टिविटीज को आप अपनी क्लास अपने घर पर जरूर करके देखें ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए नेक्स्ट एक्टिविटी करने की कोशिश नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसके लिए हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? या तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, बीकर के अंदर वाटर के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, इंक डाल सकते हैं और उस इंक को हम क्या कर सकते हैं, बीकर को छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर हम देखते हैं कि क्या धीरे धीरे वो जो इंक है वो वाटर के अंदर मिक्स कर जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सोल्ट डाल के छोड़ सकते हैं। अगर हमने सोल्ट डाल के छोड़ दिया, मिक्स नहीं करना, और थोड़ी देर बाद देखिए क्या वो सोल्ट मिक्स हो जाएगा या फिर शुगर मिक्स हो जाएगा। अगर वो मिक्स हो जाता है तो वो मिक्स क्यों हो रहा है? हमने तो उसके अंदर कुछ किया नहीं, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हुआ होगा ना। अगर मुझे कोई चीज मिक्स करनी है, अगर मुझे किसी वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करना है तो मुझे उसे मूवमेंट देनी पड़ती है, तब वो मिक्स होता है। लेकिन अगर रखने पर कुछ टाइम रखने के बाद भी अगर वो मूव हो रहा है तो इंटरनली उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हो रहा है, इसी वजह से वो मिक्स हो रहा है। तो उस मूवमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स के कण, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, यानी कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी हम क्या करेंगे, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ द बीकर, लीव इट undisturbed for few hours. The ink spreads evenly throughout the water due to the movement of water particles of water and ink. अब इस एक्टिविटी के लिए मैं क्या ले रही हूँ, आइए एक्टिविटी करते हैं। मैंने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया है, थोड़ा सा पानी लिया है, वाटर बिल्कुल अभी मूव नहीं कर रहा, इसे मैं इस वाटर को मैंने यहाँ पर स्टेबल कर दिया है। अब इस वाटर के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे रेड कलर की इंक डाल रही हूँ। आप क्या देखेंगे कि मैंने कुछ मूवमेंट नहीं किया और इसका धीरे धीरे कलर जो है वो
रेड होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका कलर रेड होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे सॉल्यूशन जो है वो अपने आप कलर ले रहा है, जबकि मैंने कोई मूवमेंट नहीं किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये एक्टिविटी हम सॉल्ट के साथ भी कर सकते हैं। आइए सॉल्ट के साथ करते हैं। ये बीकर है, इस बीकर के अंदर अगर मैं थोड़ा सा सोल्ट डालकर, सोल्ट डाल रही हूँ, मिक्स नहीं कर रही हूँ, और मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, जो सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गए हैं, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए इसके अंदर जो पार्टिकल्स मैंने 1 स्पून भरकर जो सोल्ट डाला था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जो पार्टिकल्स की मूवमेंट्स है वो भी आपको फील होगी, आप घर पर जरूर करके देखिएगा। पार्टिकल्स की मूवमेंट, सोल्ट जो है वो आपको धीरे धीरे ऐसे फील होगा कि जैसे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के अंदर वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो आइए इस एक्टिविटी को एक बार फिर से समझते हैं। तो हमने क्या देखा कि पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे थे, मिक्स हो रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम अपने घरों में धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जाते हैं, फिर घर में कुछ खाना बनता है किचन में, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो सुगंध है वो आपको पूरे घर में स्मेल होने लग जाती है। जबकि खाना तो किचन में बन रहा है या फिर पूजा घर में हो रही है, लेकिन आपको फ्रेग्रेंस जो है वो, उसकी स्मेल जो है वो पूरे घर में आ रही है। ये भी क्या है, गैस के अंदर पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। जो एयर है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो उसकी वजह से पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड हो रहे हैं। इस इंटरमिक्सिंग को दो टाइप्स के मैटर को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more different types of matter on their own is called diffusion. इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं कि पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मतलब कि, और ये हमेशा क्या होगा, डिफ्यूजन में हमेशा क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जाएंगे। मतलब कि जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, पार्टिकल वहां से कम भीड़ वाली जगह पर जाएंगे, कम कंसंट्रेशन वाली जगह पर जाएंगे। जहां पर सांद्रता कम होगी, वहां पर पार्टिकल जो है वो ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक रूम में बैठना है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, या फिर आपको एक उस रूम में बैठना है जिसमें बहुत कम लोग हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं, तो आप किस में बैठना पसंद करोगे, उसी रूम में बैठना पसंद करोगे जिसमें जगह कम होगी, आप इजीली बैठ पाओगे, उस रूम में बैठना आप ज्यादा पसंद करोगे। इसी तरह से पार्टिकल्स का भी यही होता है। पार्टिकल्स भी वहीं जाना पसंद करते हैं जहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, जहां पर वो इजीली स्प्रेड होकर बैठ सकते हैं। तो यह हो गया हमारा, पार्टिकल जो है वो मैटर के वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक चौक, एक रबड़ बैंड और एक आयरन नेल। इसकी जगह आप पेन, स्पून कुछ भी ले सकते हो। तो आइए इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है। सपोज करो जैसे मैंने ये चौक लिया, इसको अगर मुझे तोड़ना है, रबड़ बैंड को अगर मुझे तोड़ना है या फिर नेल को तोड़ना है, तो आइए एक एक करके इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे चौक को तोड़ना है तो मैं बहुत कम फोर्स लगा के इसे तोड़ सकती हूँ, टूट गया, बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाया। इसी तरह से अगर मुझे रबड़ बैंड को ब्रेक डाउन करना है, रबड़ बैंड को तोड़ना है, इसके लिए मुझे चौक से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और क्या पता टूटे भी ना, लेकिन टूट गया। और इसी तरह से अगर मुझे आयरन नेल को तोड़ना है, इसको मैं मैनुअल फोर्स से तो तोड़ ही नहीं पाऊंगी, या तो मुझे इसे हैमर करना पड़ेगा या मुझे इसे मेल्ट करना पड़ेगा इसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए। तो आप ये देख सकते हो तीनों चीजें ठोस हैं, सोल्ट भी, रबर बैंड भी और आयरन नेल भी, लेकिन तीनों के तोड़ने के लिए मुझे अलग अलग टाइप का फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है या फिर मेरे पास 10 लकड़ी के टुकड़े हैं, तो किसको तोड़ना आसान है, एक टुकड़े को तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बल जो है वो कम है।
इस तरह से अगर मेरे पास 10 टुकड़े हैं, उनको तोड़ना डिफिकल्ट है क्योंकि उनके अंदर बल ज्यादा है, मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसी तरह से हम पार्टिकल्स में भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के अंदर जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है तो उसको तोड़ना मेरे लिए बहुत इजी रहेगा। और अगर पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो आकर्षण का बल है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो चौक के केस में, या फिर रबड़ बैंड के केस में, या फिर आयरन नेल के केस में, आयरन नेल में सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आयरन नेल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा है। इसी तरह से रबड़ बैंड के अंदर अट्रैक्शन जो है वो आयरन नेल से तो कम है लेकिन चौक से ज्यादा है, क्योंकि चौक से ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ा इसको तोड़ने के लिए। तो अब मुझे इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल जो है मैटर के अंदर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसी ना किसी फोर्स के थ्रू। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये तो हुई सॉलिड की बात, जिसमें हमने क्या लिए, 3 तरह के सॉलिड्स लिए। अगर यहीं पर मेरे पास अगर लिक्विड होता, जैसे ये मेरे पास लिक्विड है, अगर मैं कहूँ इसे मुझे कट करना है तो मैं बड़ी इजीली से फिंगर घुमाऊंगी, कट हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा। इसका मतलब क्या है, वाटर के अंदर पार्टिकल जो है वो और दूर दूर है। यही पता चलता है ना इससे हमें, पार्टिकल्स के जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो और दूर दूर है। इसी तरह से अगर मुझे हवा को काटना है, वाटर से भी कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। उसका मतलब क्या है, एयर के अंदर पार्टिकल जो है वो और दूर दूर है, उनका अट्रैक्शन और भी कम है। तो जितना, इससे हमें क्या पता चला, सॉलिड्स के अंदर अलग अलग शेप्स में, अलग अलग टेक्सचर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग हो सकता है। इसी तरह से जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाता है। और इस तरह से हम जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो और भी कम हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। आइए इसको पीपीटी के थ्रू भी समझते हैं। देखिए हमने क्या लिया है इस एक्टिविटी में, एक आयरन नेल को लिया है, अ पीस ऑफ चौक है, रबर बैंड को लिया। हमने क्या किया, इसे स्ट्रेचिंग के थ्रू, कटिंग के थ्रू या फिर हैमरिंग के थ्रू इन्हें ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। और हमने क्या देखा, इट इज इजियर टू ब्रेक डाउन द चौक, चौक को तोड़ना बहुत इजी है, लेस इजी टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। आयरन नेल को ब्रेक करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट है, यानी कि उन्हें किसी स्ट्रोंग फोर्स ने आपस में जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं टूट पा रहे, या फिर रबर बैंड या फिर चौक से। इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे आपको ये फिगर में दिखाया गया है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो है वो बहुत पास पास है, यानी कि उनका अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। इस तरह से लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से दूर दूर है, उनका अट्रैक्शन जो है वो क्या है, कम है। इस तरह से अगर आप गैस को देखेंगे तो उनके अंदर पार्टिकल्स का अट्रैक्शन जो है वो और भी कम है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो बहुत दूर दूर है। तो वो जितना ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर ज्यादा होगा। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो आज के हमारे विषय थे जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, मैटर के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमारे पास था कंसेप्ट ऑफ मैटर, में हमने पढ़ा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइजेस और टेक्सचर्स के हम अपने आसपास चीजें देखते हैं, उनका सबका जो वो जिस पदार्थ के बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर क्या है, जो भी जिसका कोई भार होता है और जो कोई जगह घेरता है उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। मैटर की परिभाषा हमने दी, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। पदार्थ एक ऐसी वस्तु है, कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसके पास वजन होता है, वह मैटर कहलाती है, यानी कि पदार्थ कहलाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगर हम इंडियन फिलोसफर्स की बात करें तो उन्होंने 5 तत्वों में डिफाइन किया, वायु, वायु, अग्नि, जल, आकाश और
भूमि। अगर हम मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करें तो उन्होंने 2 बेसिस लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण, केमिकल नेचर यानी कि रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने 3 तरह के बताए, ठोस, द्रव और गैस, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और केमिकल कंपोजिशन के बारे में उन्होंने 2 पदार्थ बताए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यह भी 2 प्रकार के होते हैं आगे, तत्व और कंपाउंड। मिक्सचर हमारे 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के गुण। 5 गुण है हमारे पास। सबसे पहले पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के यह कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके लिए हमने एक एक एक्टिविटी करके देखी थी। तो सबसे पहले हमने पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, उसमें हमने क्या किया था, एक बीकर में पानी लेकर उसका वाटर लेवल नोट किया था, और उसके अंदर जब हमने सोल्ट और शुगर को मिलाया था तो हमने क्या देखा था कि वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं किया था। तो इससे हमें क्या पता चला था कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, पदार्थ जो है वो कणों का बना होता है और उन कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होते हैं। तो हमारी 2 प्रॉपर्टीज यहाँ से क्लियर हो गई थी एक ही एक्टिविटी से। नेक्स्ट एक्टिविटी हमने की थी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी कि जो पदार्थ के यह कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसके लिए हमने क्या किया था, एक बीकर के अंदर रेड इंक ली थी, लाल स्याही ली थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, पानी को धीरे धीरे मिक्स करना स्टार्ट किया था, और हमने धीरे धीरे क्या देखा था कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक बहुत सारे पानी को भी कलर करने के लिए यूज हुई थी। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसमें हमने क्या देखा था कि जब हमने बीकर के अंदर रेड इंक को डाला था या फिर नमक को डालकर छोड़ दिया था, तो कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा था कि वो पार्टिकल जो है वो अपने आप को मिक्स करना स्टार्ट हो गया था। ये एक्टिविटी थोड़ी सी लंबी है, तो आप अपने घर में क्या करेंगे, इसको पानी के अंदर नमक, चीनी या फिर इंक को डालकर बिल्कुल छोड़ देंगे, उसे बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। जब आप कुछ घंटों के बाद देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो इंक है वो कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर मिक्स हो चुकी है कंप्लीटली, और आपने कोई मूवमेंट नहीं किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में, इंटरनली कुछ ना कुछ उनके अंदर मूवमेंट चल रहा है। इस इंटरमिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था इसके अंदर, आयरन नेल लिया था, यानी कि लोहे की कील को लिया था, एक चौक का टुकड़ा लिया था और एक रबड़ बैंड लिया था। हमने तीनों को तोड़ने का प्रयास किया था, तो हमने क्या देखा था कि चौक को तोड़ना सबसे ईजी था, उससे ज्यादा फोर्स हमें रबड़ बैंड को तोड़ने के लिए लगाया, और फिर हमने क्या देखा कि हम आयरन नेल को तो तोड़ ही नहीं पाए। इसका मतलब क्या है कि आयरन नेल जो है वो सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स से कनेक्टेड है एक दूसरे से, फिर रबर बैंड, फिर चोक, और फिर हमने उसके बाद पानी और हवा का भी एग्जाम्पल देखा था। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन जो है वो गैस से ज्यादा है। तो यह थे हमारे आज के टॉपिक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्लासिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। Thank you.